दोस्तों, लाइब्रेरियन दक्षता एग्जाम पुस्तकालय अध्यक्ष दक्षता परीक्षा के कंप्लीट क्रैश कोर्स के लिए पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारे नोट्स इंडिविजुअली आपके व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। चाहे शिक्षण कौशल हो, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को साझा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन दिए थे जो विशेष रूप से पुस्तकालय अध्यक्ष दक्षता परीक्षा से संबंधित थे। आइए हम बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको कुछ प्रश्न समझाते हैं। आपकी परीक्षा में दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न होगा लघु उत्तरीय जो 5 अंकों के होंगे और इस तरह के 7 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न होगा दीर्घ उत्तरीय जो 10 अंकों के होंगे और इस तरह के 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी 55 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसकी हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। पहला सवाल जिसे मैंने इंक्लूड किया है वो ये है कि आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका क्या है, यानी रोल ऑफ लाइब्रेरी इन मॉडर्न सोसाइटी। इसे आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, वो ये कि पुस्तकालय समाज का दर्पण है। कैसे? पुस्तकालय सामाजिक परिवर्तन का द्योतक है। कथन को स्पष्ट करें। इस तरह के प्रश्नों को आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में पुस्तकालय की क्या भूमिका है। इसका उत्तर क्या हो सकता है, ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाएगा। वो ये, आधुनिक समाज के सदस्य होने के नाते हम अपनी तरह जानते हैं कि आधुनिक समाज में मनुष्य की आवश्यकता में सबसे प्रमुख आवश्यकता शिक्षा है और बिना शिक्षा के मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता, न ही वह समाज का उत्थान कर सकता है। मनुष्य के आत्म विकास में जितनी भूमिका शिक्षा की है उतनी ही भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय की है। जिस प्रकार शिक्षा के बिना मनुष्य का विकास नहीं हो सकता, उसी प्रकार पुस्तकालय के बिना शिक्षा की कल्पना मुश्किल है। परंतु पुस्तकालय का शिक्षा में जितना महत्व है उतना ही सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक कार्यों में भी है। पुस्तकालय द्वारा सामाजिक सद्भाव के साथ साथ ज्ञान वितरण का भी कार्य किया जाता है। जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन होता है वैसे वैसे पुस्तकालय का स्वरूप एवं भूमिका में भी परिवर्तन होता है। आप समझ पा रहे होंगे कि आधुनिक समाज में पुस्तकालय की क्या भूमिका है। इस प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय समाज का दर्पण है, इस कथन को स्पष्ट करना है। पुस्तकालय निसंदेह समाज का दर्पण है, लेकिन कैसे? मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु अनेक संस्थाओं का गठन किया गया है, जैसे स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल आदि। ये सारे संस्था समाज की किसी खास आवश्यकता को पूरी कर पाने में सक्षम है। उसी प्रकार लाइब्रेरी का भी गठन किया गया है और पुस्तकालय का क्षेत्र उद्देश्य तथा कार्यों के लिहाज से सभी संस्था से अधिक विस्तृत है, क्योंकि शिक्षा के बाद ही कोई टीचर बनता है, स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल के कार्य को संभालता है। ये सब संभव है पुस्तकालय से। यह समाज की कई आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में सक्षम है। पुस्तकालय शिक्षा जैसी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है तो मनोरंजन, धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्य में भी इसका बराबर योगदान है। पुस्तकालय में धार्मिक किताब भी होती है, मनोरंजन की किताब भी होती है, आध्यात्म से संबंधित किताब भी होती है। यानी पुस्तकालय जो है काफी इम्पोर्टेंट है शिक्षा के हर क्षेत्र के लिए। इसके अलावा सामाजिक भाईचारा को बढ़ाने व प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास में भी बराबर योगदान है। अगर हम समाज में इसकी भूमिका पर गौर करें तो यह कथन स्पष्ट हो जाएगा कि पुस्तकालय समाज का दर्पण है। इसके लिए हमें समाज में इसकी भूमिका पर गौर करना होगा। यानी पुस्तकालय समाज का दर्पण है, कैसे? आसानी से हम समझ पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे नोट्स में इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों के कलेक्शन इंक्लूड हैं। आप इसे जब प्राप्त करेंगे कम समय में बेहतर तैयारी कर पाएंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि पुस्तकालय सामाजिक परिवर्तन का द्योतक है। कैसे? पुस्तकालय की समाज में क्या भूमिका है?
पुस्तकालय की समाज में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है। पुस्तकालय शिक्षा का एक साधन है। सबसे पहली भूमिका जो पुस्तकालय की है वो शिक्षा के क्षेत्र में है, वो फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा के रूप में है। औपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका जो है वो निम्नलिखित है। सबसे पहला ये है स्कूली शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका है। स्कूल एजुकेशन में स्कूली शिक्षा से ही पुस्तकालय का काफी योगदान होता है। इसमें पाठ्यक्रम से संबंधित सभी तरह के पुस्तक आदि का संकलन होता है। स्कूली शिक्षा को 4 भागों में बांटते हैं। स्कूली शिक्षा यानी स्कूल एजुकेशन जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी। हाई स्कूल को सेकेंडरी लेवल भी कह सकते हैं, यानी प्राथमिक हो गया, उच्च प्राथमिक हो गया, माध्यमिक हो गया, उच्च माध्यमिक हो गया। ये चारों जो हैं स्कूली शिक्षा के स्तर हैं, भाग हैं। सभी प्रकार के स्तर के विद्यालय जरूरत के हिसाब से पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह होता है। इसमें पाठ्यक्रम की पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, शब्दकोश, विश्व कोश, सामान्य ज्ञान पत्रिका, मैगजीन, समाचार पत्र होते हैं। आपके स्कूल में भी एक पुस्तकालय होगा जहां कक्षा कक्ष और उससे संबंधित सभी पुस्तकें होंगी। प्राथमिक स्कूल हो, चाहे उच्च प्राथमिक, चाहे माध्यमिक, चाहे उच्च माध्यमिक, वहां वे सभी पुस्तकें होती हैं जो छात्रों की आवश्यकता होती है। छात्रों को शब्दकोश की भी आवश्यकता पड़ती है, सामान्य ज्ञान पत्रिका, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र की भी आवश्यकता होती है। पुस्तकालय में सब कुछ उपलब्ध होता है। स्कूल के बाद कॉलेज शिक्षा में भी पुस्तकालय का काफी योगदान है। पुस्तकालय का कॉलेज शिक्षा में भूमिका क्या है, आइए हम जानते हैं। इसकी भूमिका स्कूल से ज्यादा ही है क्योंकि विद्यार्थी की संख्या अधिक होती है। इसके कारण शिक्षक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे सकते, इसलिए पुस्तकालय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। प्राथमिक कक्षा के लिए सरकार का भी मापदंड होता है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक, लेकिन अपर लेवल में कॉलेज में ऐसा कोई मापदंड नहीं होता। वहां तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्मार्ट क्लास चलता है, क्लास भरा रहता है आगे से पीछे तक। जो पढ़े पढ़े बाकी लाइब्रेरी में शिक्षा होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक में पुस्तकालय हो चाहे न हो, हाई स्कूल, +2, कॉलेज में जरूर होता है। शोध एवं विकास में भी जो है पुस्तकालय का काफी योगदान है, क्योंकि शोध का कार्य बिना पुस्तकालय के संभव नहीं है। पुस्तकालय द्वारा शोध, प्रतिवेदन, रिपोर्ट, अन्य पुस्तक आसानी से उपलब्ध हो जाता है। औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा में भी पुस्तकालय का योगदान है। अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार की शिक्षा में चूंकि प्रत्यक्ष रूप से शैक्षणिक संस्था नहीं होती, इसलिए इसमें पुस्तकालय आवश्यक हो जाता है। अनौपचारिक शिक्षा में जो होता है, शिक्षक और छात्र एक दूसरे के टच में नहीं होते, न कोई विद्यालय है, बल्कि अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ही होता है जीवन भर प्राप्त करने वाली शिक्षा। आप खुद से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपने दोस्तों से, अपने समाज से, अपनी जिंदगी से, ये सब अनौपचारिक शिक्षा ही है। उदाहरण के लिए खुला विश्वविद्यालय के छात्र, इग्नू हो गया, नालंदा हो गया, बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी हैं, उसके छात्र किस प्रकार अध्ययन करेंगे, क्योंकि सीधी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए पुस्तकालय काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अनौपचारिक शिक्षा अन्य क्षेत्रों में भी योगदान देती है, वो है वयस्कों की शिक्षा। बच्चे के लिए तो स्कूल है, लेकिन क्या बड़ों के लिए स्कूल है कहीं? आप कहेंगे नहीं। पुस्तकालय द्वारा वयस्कों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। वयस्क लोग शिक्षा के लिए विद्यालय वगैरह नहीं जा सकते, अतः उनके लिए पुस्तकालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। वयस्क जो होते हैं उनके कांधों पर जिम्मेदारी होती है परिवारों के भरण पोषण की, उनके पास समय का अभाव होता है, इसलिए वे स्कूल तो नहीं जा सकते, लेकिन पुस्तकालय जाकर किताबें पढ़कर अपनी शिक्षा अनौपचारिक रूप से पूरी कर सकते हैं। अगला है निरक्षरों की शिक्षा। निरक्षर जो होते हैं वो भी वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं, विद्यालय जाने का उनके पास समय नहीं होता, न विद्यालय जाने की उनको रुचि होती है। वे भी पुस्तकालय के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
विकलांगों के लिए भी ये काफी इंपोर्टेंट है। पुस्तकालय द्वारा विकलांगों के शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया जाता है। विकलांग लोग शिक्षण हेतु किसी अन्य जगह जाने या पुस्तक हेतु किसी अन्य जगह जाने में कष्ट महसूस करते हैं, जबकि पुस्तकालय में यह एक जगह मिल जाता है, इधर उधर उसे जाने की जरूरत नहीं होती। कामकाजी समूहों की शिक्षा। पुस्तकालय द्वारा कामकाजी समूहों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। जो किसान है, कारीगर है, व्यवसायी है, उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं है, शिक्षा क्या ग्रहण करेंगे, लेकिन शिक्षा तो आवश्यक है। पुस्तकालय उनकी व्यवस्था करती है, उन्हें शिक्षा देती है। औपचारिक और अनौपचारिक के बाद इनका योगदान जो है अनुसंधान के क्षेत्र में है, रिसर्च के क्षेत्र में। शोध एवं विकास के कार्यों में योगदान देना पुस्तकालय का महत्वपूर्ण दायित्व है। शोध कार्यों में सफलता के लिए उपलब्ध ज्ञान तथा सूचना की जानकारी अत्यावश्यक है। शोध कार्य बिना पुस्तकालय के संभव नहीं है। पुस्तकालय द्वारा शोध प्रतिवेदन, रिपोर्ट, अन्य पुस्तक आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पुस्तकालय द्वारा ज्ञान का संरक्षण भी किया जाता है। यानी शोध करने के लिए जिस पुस्तक की आवश्यकता है वो पुस्तकालय में मिल गया, आप अपनी रिसर्च सबमिट करेंगे पुस्तकालय को, जिससे कोई और सीख पाएंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक गतिविधि में भी इसका योगदान है पुस्तकालय का। यह संस्कृति का संरक्षण करता है। एक नस्ल से, एक वंशज से दूसरे वंशज तक संस्कृति को पहुंचाता है। यह समाज की महत्वपूर्ण जो है सांस्कृतिक धरोहर है। इसके अलावा पुस्तकालय में नाटक, कवि गोष्ठी, कहानी चर्चा जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिए जाते हैं। इसके अलावा सूचना के प्रसार में भी पुस्तकालय का योगदान है। पुस्तक के संग्रह के माध्यम से पुस्तकालय विशाल सूचना का भंडार होता है और आवश्यकता पड़ने पर उपयोगकर्ता द्वारा सूचना मांगे जाने पर उसे प्रदान किया जाता है। इस प्रकार पुस्तकालय द्वारा न केवल सूचना का संग्रह किया जाता है बल्कि इसका प्रसार भी किया जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पुस्तकालय का काफी योगदान है। ये सूचनात्मक, मनोरंजनात्मक और प्रेरणात्मक तीन तरह के होते हैं। प्रेरणात्मक पुस्तक प्रायः धर्म और आध्यात्मिक बातों पर आधारित होता है। इस तरह के पुस्तकों का संग्रह करके पुस्तकालय द्वारा धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों में योगदान दिया जाता है। मनोरंजन और फुर्सत के समय भी इसका उपयोग होता है। मानव के लिए मनोरंजन तथा फुर्सत के क्षणों में समय का सदुपयोग करना महत्वपूर्ण होता है और अगर अच्छी पुस्तकों में वह अपना खाली समय लगाए तो यह मानव के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। पुस्तकालय द्वारा आधुनिक समाज में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाता है। ऐसी पुस्तकें इंक्लूड की जाती है, प्रदान की जाती है जो धर्म, जाति, लिंग, उम्र के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। पुस्तकालय तथा परिवर्तनशील समाज। विज्ञान और तकनीकों के विकास के कारण समाज तेजी से परिवर्तित हो रहा है और इस कारण सामंजस्य बैठाने में दिक्कत महसूस हो रही है। पुस्तकालय द्वारा अपने सेवा में तकनीकों का प्रयोग कर इस समस्या को निदान दिलाया जा सकता है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि पुस्तकालय औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी योगदान है। खासकर अनौपचारिक शिक्षा में जहां शिक्षा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, पुस्तकालय की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा मनोरंजन में, धार्मिक में, आध्यात्मिक कार्य में इसका काफी योगदान है। भाईचारे बढ़ाने में, प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास में हर तरह से यह उपयोगी है। इसलिए हम कह सकते हैं पुस्तकालय समाज का दर्पण है। पुस्तकालय समाज का दर्पण है और सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ पुस्तकालय की भूमिका एवं सेवाओं में भी परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, यह प्रश्न भी अच्छे से हमने आपको समझा दिया। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा दिए गए ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्र का वर्णन करें। डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने जो ग्रंथालय विज्ञान के पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र दिए थे, आइए उसे हम जानते हैं, उसका वर्णन करते हैं। इनका पूरा नाम था श्याली रामामृत रंगनाथन। ये भारतीय ग्रंथालय विज्ञान के जनक, ग्रंथालय विज्ञान के महान विचारक के रूप में विख्यात हैं। उनके मौलिक विचारों ने ग्रंथालय के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके नई दिशा प्रदान की है। उनके उल्लेखनीय योगदान में ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्रों का नाम सर्वप्रथम आता है। रंगनाथन ने सर्वप्रथम इन सूत्रों का प्रतिपादन सन 1928 में मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर में किया था।
और सन 1931 में इसका प्रकाशन 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से पुस्तक के रूप में किया गया। इन 5 सूत्रों में पुस्तकालय के संपूर्ण उद्देश्य को समाहित किया गया है। यह 5 सूत्र निम्नलिखित हैं। 5 सूत्र क्या है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहला सूत्र था पुस्तकें उपयोगार्थ है, यानी बुक्स आर फॉर यूज। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यानी एवरी रीडर हिज या हर बुक, या पुस्तकें सर्वार्थ है। तीसरा था प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, यानी एवरी बुक हिज रीडर। पाठक का समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ रीडर। ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये जो 5 सूत्र है डॉक्टर रंगनाथन ने दिए हैं, इन 5 सूत्रों को ग्रंथालय कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में आधारभूत प्रमुख तथा आदर्शक सिद्धांत मानते हैं। यह 5 सूत्र आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना सन 1931 में था। आइए इस 5 सूत्र को हम एक एक करके स्पष्ट करते हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है प्रत्येक सूत्र। जो क्वेश्चन आपको लंबा लग रहा है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जरूर आएंगे। सबसे पहला सूत्र है इनका, पुस्तकें उपयोगार्थ है, बुक्स आर फॉर यूज। डॉक्टर रंगनाथन ने ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्र दिए हैं, जिनमें प्रथम सूत्र का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। ग्रंथालय विज्ञान का प्रथम सूत्र यह जोर देता है कि पुस्तकों का अत्यधिक उपयोग हो, और रंगनाथन ने अपने प्रथम सूत्र में साफ साफ कहा है कि ग्रंथ उपयोगार्थ है। किसका मतलब ये होता है कि पुस्तकें उपयोग के लिए होती है, न कि इसे लॉकर में रखकर या सिर्फ संरक्षित रखा जाए। साधारणतः उस काल में पुस्तकों के उपयोग से ज्यादा उसके संरक्षण पर जोर दिया जाता था। प्रथम सूत्र की रक्षा के लिए रंगनाथन ने निम्नलिखित बातों पर जोर दिया। सबसे पहला यह है कि ग्रंथालय का स्थान निर्धारण हो। अबाध प्रवेश प्रणाली, यानी पुस्तक कहाँ पर रखी हुई है सबको पता होना चाहिए, सभी छात्र छात्रों को, और अंदर आने का कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। जो चाहे जब चाहे आ सके, पढ़ने के लिए अपनी मर्जी से पाठक पुस्तक तक पहुंच सके। तीसरा था निधानी रैक व्यवस्थापन, यानी पुस्तक को छीट कर जहां मन है वहां नहीं रखते, बल्कि प्रत्येक पुस्तक के लिए स्थान निर्धारित हो। प्रत्येक रैक में किस स्थान पर संबंधित पुस्तक को रखना है वहीं पर रखें। पढ़ने के बाद फिर वहीं पर जाकर रख देना है जहां से आपने निकाला था। इसके अलावा क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक तरह की पुस्तक एक जगह होनी चाहिए। मैथ की सभी पुस्तक एक रैक में, साइंस की सभी पुस्तक एक रैक में, भाषा की सभी पुस्तक एक रैक में, कहानी की सभी पुस्तक एक रैक में, मनोरंजन की सभी पुस्तक एक रैक में। इस तरह जो है इसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अगला है सहायक क्रम में व्यवस्थापन, यानी एक सहायक क्रम भी होना चाहिए। वो ये कि पुस्तक में राजनीति शास्त्र को समाज शास्त्र के साथ, बायोलॉजी की पुस्तक को केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ रखना, यानी ये जो है सहायक क्रम होना चाहिए। साइंस के सभी पुस्तक एक साथ हो, सब्जेक्ट वाइज। इसी प्रकार सोशल साइंस के सभी पुस्तक एक साथ होनी चाहिए। ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी, आजकल अनेक प्रकार के ग्रंथ संदर्भ सूची निर्मित तथा प्रकाशित की जाती है, जो कर्मचारियों तथा पाठकों को पाठ सामग्री चुनने में सहायक सिद्ध होती है। अतः ग्रंथालय में उनको अवश्य क्रय करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्रंथालयों के पाठकों की मांग पर अथवा संभाव उपयोग आवश्यकता अनुसार सूचियां अध्ययन कर सकते हैं। संदर्शिकाएं यानी गाइडेंस और संदर्भ सेवा भी आवश्यक है। दूसरा जो रूल था वो ये है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। कहने का मतलब यह है कि ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्रों में जो द्वितीय सूत्र है, इसका मतलब यह है कि ग्रंथालय विज्ञान पुस्तकों को उसका पाठक मिले, यानी पुस्तक अगर पुस्तकालय में है तो उसके लायक पाठक उसे मिले। ग्रंथालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र यह जोर देता है कि पुस्तकें सर्वार्थ है, यानी पुस्तक सभी के लिए है, न कि किसी खास वर्ग विशेष के लिए। पुराने समय में सिर्फ अमीर लोग ही पुस्तक पढ़ पाते थे, परंतु रंगनाथन ने इस सूत्र के माध्यम से सबको पुस्तक पढ़ने के अधिकार पर जोर दिया। द्वितीय सूत्र की रक्षा के लिए रंगनाथन ने इस बात पर जोर दिया है। इन्होंने उत्तरदायित्व सौंपा है राज्य को। संविधान के समवर्ती सूची का हवाला देते हुए इन्होंने सरकार को अधिकार एक दायित्व सौंप दिया है।
समुचित धन का प्रबंध करना, संग्रहालय अधिनियम बनाना ताकि इस रूल को हर कोई फॉलो करे, हर नेता, हर ऑफिसर, हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर कोई फॉलो करे। इसके अलावा समन्वय भी होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। तीसरा जो आवश्यक बात है द्वितीय सूत्र के संबंधित, वो है ग्रंथालय प्राधिकरण का दायित्व। यानी जो लाइब्रेरी के हेड हैं उनका भी दायित्व है कि पाठकों को उसकी पुस्तक मिले, या सबसे पहले सरकारों का उत्तरदायित्व है, परंतु पुस्तकालय प्राधिकार की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर कोई पुस्तकालय में आता है, जिस तरह की पुस्तक चाहता है उसको वो पुस्तक उपलब्ध कराया जाए। इस प्रकार से पुस्तक का चयन होना, कर्मचारी का चयन होना आवश्यक है। नेक्स्ट काफी इंपोर्टेंट है, वो एक खुला द्वार प्रणाली। खुला द्वार प्रणाली का मतलब यह है कि पुस्तकालय का द्वार सभी के लिए खुला हुआ है, हर कोई खुद रैक तक जाकर पुस्तक ले सकते हैं। बंद द्वार प्रणाली में उसको पुस्तक लाकर दिया जाता है, यानी पाठक को यह अधिकार दिया गया कि आप जो है रैक तक जाकर अपनी पुस्तक चयन करके ला सकते हैं। इसके अलावा विस्तार सेवा, ग्रंथालय कर्मचारियों का दायित्व और पाठक का दायित्व भी इंक्लूड किया गया है। डॉक्टर रंगनाथन ने ग्रंथालय विज्ञान का जो तृतीय सूत्र दिया था वो ये है कि प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले। आइए हम इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक पुस्तक को उसके अनुसार पाठक मिलनी चाहिए। इस सूत्र की संतुष्टि हेतु आधुनिक ग्रंथालय में अनेक युक्तियों को अपनाया जाता है, जिसे आइए हम संक्षिप्त में समझते हैं। सबसे पहले ग्रंथ का चयन किया जाता है, उसके बाद आबाद प्रवेश प्रणाली का प्रयोग होता है, उसके बाद आनुवर्गिक व्यवस्थापन, क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट किया जाता है। इसके अतिरिक्त नई पुस्तकों का प्रदर्शन भी किया जाता है। आपने बराबर सुना होगा पुस्तक मेला, वो सब यही सब होता है। निधानी व्यवस्थापन, सेल्फ अरेंजमेंट की भी व्यवस्था होती है, उसमें परिवर्तन आवश्यकता अनुसार किया जाता है। इसके अलावा सूची बनती है, संदर्भ सेवा का प्रयोग होता है, लोकप्रिय विभाग को यह काम सौंपा जाता है, पब्लिसिटी के लिए, प्रचार के लिए खुद भी प्रचार किया जाता है पेपर वगैरह के माध्यम से। विस्तार सेवा, आधुनिक किताबों का संस्करण जैसे काम भी अपनाए जाते हैं। चौथा जो सूत्र दिया है वो ये है कि पाठक का समय बचाए, सेव द टाइम ऑफ द यूजर रीडर। वर्तमान समय में सभी के पास समय का अभाव है, अतः इस सूत्र के माध्यम से रंगनाथन साहब ने प्रयास किया है कि पुस्तकालय में पाठकों का अधिक समय नष्ट न हो, ताकि पाठक बार बार पुस्तकालय का उपयोग करने पुस्तकालय आए। ग्रंथालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र भी द्वितीय सूत्र की बहुत ही पाठकों की ओर से ही अप्रोच करता है। यदि पाठकों की मानसिक भूख को तत्काल शांत न किया जाए तो वह नष्ट हो जाती है। पाठक के बाह्य विषयक तथा अधिकरण विषयक दोनों प्रकार के समय की बचत करना चाहिए। इसके साथ ही पाठकों के समय की बचत के साथ कर्मचारियों के समय की भी बचत करना चाहिए। वास्तव में यह ग्रंथालय प्रशासन तथा संचालन में सुधारों द्वारा पाठकों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के प्रति जोर देता है। रंगनाथन ने अपने चतुर्थ सूत्र के में साफ साफ कहा कि पाठकों का समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ यूजर रीडर। चतुर्थ सूत्र तो इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पाठकों का समय तो बचाना है, लेकिन कैसे? सबसे पहला यह है कि ग्रंथालय का स्थान निर्धारित हो, यानी पुस्तकालय एक खास लोकेशन पर हो, चलता फिरता पुस्तकालय न हो, ताकि लोग जो है उसको खोजते रहे 1 घंटे तक। आबाद प्रवेश प्रणाली हो, कोई कभी भी आ सकता हो, ताकि आने में उसके में समय की बर्बादी न हो। सेल्फ अरेंजमेंट की व्यवस्था हो, कोई काउंटर तक जाकर रैक तक पहुंचकर किताब निकाल सकता हो। इसके अलावा सूचीकरण वर्गीकरण हो, ताकि आसानी से तुरंत किताब खोज ले। इसके अलावा बिब्लियोग्राफी, संदर्भ सूची की व्यवस्था हो, संदर्शिकाएं हो, गाइडेंस हो। इसके अलावा संदर्भ सेवा की व्यवस्था हो। जो 5वां और अंतिम सूत्र है वो है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। यह ग्रंथालय विज्ञान का 5वां सूत्र है। ग्रंथालय योजना तथा संगठन से संबंधित है। वैसे ये सभी जानते हैं कि एक विकासशील संस्था ही जीवित रह सकती है, अन्यथा उसका अंत हो जाता है। रंगनाथन के शब्दों में एक विकासशील संगठन नई सामग्री ग्रहण करता है, पुरानी सामग्री का त्याग करता है, अपने आकार में परिवर्तन करता है और नई शक्ल तथा स्वरूप ग्रहण करता है। पुस्तकालय का विकास 2 प्रकार के होते हैं।
एक बाल विकास, दूसरा वयस्क विकास। सभी ग्रंथालय अपनी प्रारंभिक अवस्था में बाल विकास की अवस्था में होता है और कुछ समझ पश्चात वयस्क विकास अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु राष्ट्रीय ग्रंथालय सदैव ही बाल विकास की अवस्था में रहते हैं। बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो विकास स्पष्ट दृष्टिगोचर हो, वयस्क विकास दृष्टिगोचर नहीं होता। बच्चे जो बढ़ते हैं हर 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने पे ऐसा लगते हैं कि वो बढ़ गए हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, उनका विकास दिखता नहीं है। ग्रंथालय को ग्रंथ पाठक कर्मचारी की त्रिमूर्ति माना जाता है, यानी यहाँ ग्रंथ पाठक और कर्मचारी होते हैं। ग्रंथालय के इन तीनों अंगों में बढ़ोतरी होती रहती है, क्योंकि उसमें पाठ सामग्री, पाठक तथा कर्मचारी बढ़ते दिखाई पड़ते हैं, परंतु वयस्क विकास अवस्था में नवीन ग्रंथ पाठक तथा कर्मचारी आते तो हैं, किंतु पुराने ग्रंथ पाठक कर्मचारी निकल भी जाते हैं, अतः विकास स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता। राष्ट्रीय ग्रंथालय में पाठ सामग्री को सदैव सुरक्षित रखी जाती है और निष्कासित नहीं की जाती, अतः वह सदैव बाल विकास अवस्था में ही रहता है। ग्रंथालय विकास के 3 घटक होते हैं, ग्रंथ पाठक और कर्मचारी। इसकी विवेचना अलग अलग की गई है। सबसे पहले हम ग्रंथ विकास पर चर्चा करेंगे। इसमें ग्रंथ तथा ग्रंथ भंडार इंपोर्टेंट है। एक विकासशील तथा जीवंत ग्रंथालय में ग्रंथों की संख्या बढ़ती है, जिसका प्रभाव ग्रंथ भंडार तथा निधानियों पर भी पड़ता है। सूची तथा सूची कक्ष वर्गीकरण पद्धति भी इंपोर्टेंट है। पाठकों के विकास की हम बात करें तो इसमें पाठक तथा अध्ययन कक्ष, ग्रंथ परिसंचरण, सर्कुलेशन आवश्यक होता है और आबाद प्रवेश भी काफी इंपोर्टेंट है। कर्मचारी के विकास की बात करें तो यह भी इंपोर्टेंट है, क्योंकि ग्रंथालय में ग्रंथों की तथा पाठकों की बढ़ोतरी के साथ कर्मचारी की संख्या भी बढ़ती है। ग्रंथालय प्राधिकरण को इस संबंध में उचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, अन्यथा वांछित ग्रंथालय सेवा प्रदान करना संभव नहीं होता। पुस्तकालय भवन का विकास, जब पुस्तक और पाठक बढ़ेंगे तो भवन का विकास भी आवश्यक रूप से करना ही होगा। तकनीकों का विकास, समय के अनुसार तकनीक का विकास भी किया जाना चाहिए। आज के समय में वाईफाई लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी में वाईफाई आवश्यक है, यह समय के साथ बढ़ा है। कंप्यूटर समय के साथ आया, सब तकनीक समय के साथ ही आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हमारे पास जो नोट्स है उसमें 200 पेज हैं। ये केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन हैं। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर आप कॉल व्हाट्सएप करके पुस्तकालय दक्षता परीक्षा 2023 का कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।